मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एरीन तथा एरोमेटिसिटी का पार्ट 6 हकल का नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि हकल का नियम किसी कंपाउंड की एरोमेटिकता का पता लगाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण एक नियम या सिद्धांत है, और इस नियम के आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक है। सर्वप्रथम सन 1937 में हकल ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर कुछ मोनोसाइक्लिक यौगिकों का अध्ययन किया और उनमें एरोमेटिसिटी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था, जिसको हम हकल का नियम या 4n+2 नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी समतल चक्रीय यौगिक में एरोमेटिक स्थायित्व अथवा उच्च विस्थानीकरण ऊर्जा या हाई रेजोनेंस एनर्जी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके चक्र अथवा वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी समतल चक्रीय यौगिक में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं तो वह यौगिक एरोमेटिक सिद्धांत या एरोमेटिक व्यवहार दर्शाएगा। अतः यदि किसी अणु की समतलीय वलय में अगर 2, 6 या इस तरह आगे ये इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह एरोमेटिसिटी का व्यवहार दर्शाएगा। जैसे अगर सिद्धांत पर हम देखें तो n = 0, तो 4n+2 में n 0 होने से 4 0 होगा और वो 2 होगा। तो इस तरह हम उस सिद्धांत के आधार पर आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि वलय में कार्बन परमाणु कितने हैं, मुख्य बात यह है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हकल ने एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों पर MOT की LCAO विधि का प्रयोग करके बताया कि निम्नतम ऊर्जा स्तर पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और उसके ऊपर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं समान ऊर्जा वाले डिजेनरेट आणविक कक्षकों के जोड़ों के रूप में होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कक्षक में रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अतः प्रथम निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाद में 2-2 कक्षकों के युग्म में 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इसी कारण हकल ने 4n+2 इलेक्ट्रॉन तंत्र का नियम दिया। और जैसे हम यहाँ फिगर में आसानी से समझ पा रहे हैं कि किस तरह बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की यहाँ रिंग साइज है, n यहाँ दिखा रखा है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होंगे। इन संरचनाओं में हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली बेंजीन ही एक ऐसी संरचना है जिसमें यहाँ देखें प्लस को साइक्लोट्रोपाइलियम भी है, लेकिन यहाँ हम देखें
प्रोपीनियम कैटाइन की बात भी करें तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली संरचना है। इसके समस्त, जैसे बेंजीन में हम देखें, इसके समस्त बंधी आणविक कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि किसी भी विपरीत बंधी आणविक कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः बेंजीन अत्यधिक स्थायी यौगिक हैं और यह एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस संरचना के आधार पर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम आसानी से समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर पा रहे हैं। जैसे हकल का जो नियम है उसकी अगर एप्लीकेशन देखें तो जैसे ये साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन की बात करें, यहाँ जैसे ये शुरू में देख पा रहे हैं, इस संरचना में हम देख पा रहे हैं कि जैसे अगर साइक्लोप्रोपीन को देखें तो उसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 2 बंधी आणविक कक्षक में होते हैं और जबकि एक विपरीत बंधी आणविक कक्षक में है। यदि यह संरचना एक पाई इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हकल नियम का पालन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो बंधी आणविक कक्षक में युग्मित रूप से विद्यमान होंगे और यौगिक स्थायी हो जाएगा। इस बने हुए साइक्लोप्रोपीनियम धनायन को आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस तरह की इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं हैं और आगे इसका अनुनादी संकर है। तो यहाँ हम आसानी से समझ पा रहे हैं। अतः साइक्लोप्रोपीन की तुलना में साइक्लोप्रोपिनाइल धनायन स्थायी होना चाहिए और ऐसा ही होता है क्योंकि इसके कई साइक्लोप्रोपिनाइल लवण बनाए जा चुके हैं। नीचे की जैसे इसके और एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं। आगे हम देखें तो जैसे यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन 5 मेंबर रिंग की बात करें यहाँ तो हम जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन संरचना में किस तरह से पाए जाएंगे। इसके 5 इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षकों में हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 युग्मित जोड़ों के रूप में और 5वां एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में है। अतः यदि यह एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले तो हकल के नियमानुसार इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह 6 इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों के रूप में रहेंगे। अतः इस प्रकार बने हुए साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेनाइन में एरोमेटिक स्थायित्व आ जाएगा, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में आसानी से समझ पा रहे हैं। इसी तरह जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 मेंबर में नीचे बेंजीन की स्ट्रक्चर है और बेंजीन की स्ट्रक्चर में हम बात अभी कर ही चुके हैं कि किस तरह इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से उसके सारे बंधी आणविक कक्षकों में हैं तो वो अधिकतम स्थायित्व में पहुंच जाता है। इससे पूर्व हम जैसे जानते हैं कि साइक्लोब्यूटेनाइल लवण है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तब वो एरोमेटिक स्थायित्व में पहुंचता है, लेकिन हम इसको बाद में बातें करेंगे। इसी तरह 7 मेंबर्ड में बात करें तो इसमें ट्रोपाइलियम लवण की बात करते हैं और इसमें 7 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रोपाइलियम में, अर्थात जो कैटाइन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अर्थात ये इसमें 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन और 3 बंधी आणविक कक्षकों में विद्यमान होते हैं। जबकि ट्रोपाइलियम अगर 7 मेंबर रिंग की बात करें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी आणविक कक्षक में रहता है। यदि इस संरचना में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हकल के नियम का इसमें पालन हो जाता है।
अर्थात उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि सारे बंदी आणविक कक्षकों में रहेंगे और ये सभी 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में बंदी आणविक कक्षक में रहते हैं। और यही कारण है कि जो ट्रोपाइलियम धनायन है वो एरोमेटिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार हम आगे की संरचना देखें, जैसे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें साइक्लोडेका बल स्थिति है और इसमें जैसे आगे की संरचनाएं हैं, एनुलिन्स की भी संरचनाएं हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह यह संरचना एरोमेटिक स्थायित्व को, और यहाँ जैसे साइक्लो डेकापेंटेनेन की बात करें तो ये वेरी अनस्टेबल कंपाउंड अकाउंट ऑफ द नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेनर रिंग। और हाउएवर इट्स स्टेबल डेरिवेटिव्स, जैसे नीचे वाली स्थिति में ये वाली कंडीशंस हैं, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह इसमें कंडीशन बन पाती है। नीचे वाली संरचनाएं में हम देखें तो जैसे 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, n = 3 है, तो यहाँ जैसे नीचे बात करें तो एनुलिन्स जैसे 23 की संरचना है। एनुलिन इज अनस्टेबल एंड नॉन एरोमेटिक ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन्स। हाउएवर ट्रांस डाइमेथिल हाइड्रोक्सिन 3224 shows aromatic stability of higher order than 14 anilines। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह इनमें एरोमेटिक स्थायित्व होता है या नहीं होता है। तो इन संरचनाओं के आधार पर हम आसानी से समझ पाते हैं। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो भी संरचनाएं हैं इस तरह का 4n+2 नियम को फॉलो कर पाएँ, n को ध्यान में रखते हुए वो सारी स्टेबिलिटीज़ को प्राप्त करती हैं। और जो भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगी उसमें कुछ विशेष अभिलाक्षणिक गुण रहते हैं। जैसे हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि एरोमेटिक यौगिकों के अणु समतल चक्रीय होते हैं और जिनमें संयुग्म द्विबंध का एक बंध निकाय होता है। और ये जो अभिलाक्षणिक असंतृप्त यौगिकों के अभिलाक्षणिक जैसे योगात्मक और ऑक्सीडेशन अपक्रियाएं उनको ये आसानी से संपन्न नहीं करते। इसी प्रकार असंतृप्त होते हुए भी ये यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं संपन्न करते हैं। तो यहाँ इनकी जो विशेष बातें हैं और इन विशेष प्रॉपर्टीज़ के कारण ही इसकी स्टेबिलिटी होती है। इनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा और जो दहन की ऊष्मा है वो अपेक्षित मानों से बहुत कम होती है। अर्थात ये निर्धारित स्तर से कम ऊर्जा स्तर पर होते हैं और इनकी जो अनुनाद ऊर्जा है उसका मान अधिक होता है। इसी प्रकार इसमें पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से डिलोकलाइज्ड होते हैं। इनकी वलय में जो इलेक्ट्रॉन है, जिस नियम की हम बात कर रहे हैं यानी कि हकल का नियम, उसका ये पालन करते हैं। तो ये विशेष बातें हैं जो कि एरोमेटिसिटी से संबंधित हैं और एरोमेटिकता का पता लगाने में यह नियम काम में आता है। क्योंकि एलिफेटिक एरोमेटिक में जो अंतर है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही है और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं जो होती हैं वो इनकी अभिलाक्षणिक रिएक्शंस हैं। तो हकल का नियम हमें जानना अति आवश्यक है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।